आप सभी को आज न्यूज अपडेट्स में मैं स्वागत करता हूं। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है कि मिडिल ईस्ट में जो वार की माहौल बना है, उस माहौल में भारत किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है। आप एक छोटी सी न्यूज से स्टार्ट करता हूं। कल जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, जैसे कल आईएएस की रिजल्ट भी आई है, आप लोगों को ध्यान होगा, उसमें एक सर्विस होती है इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस आईआईएस। वहां के अफसर रहते हैं, सेक्रेटरी रहते हैं। कल वहां से एक फरमान जारी हुई कि सारे न्यूज चैनल की जो रेटिंग एजेंसी है उसको अगले 15 दिन के लिए सस्पेंड किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया में जो न्यूज प्रदर्शन किया जा रहा है मिडिल ईस्ट को लेके, पहली बात तो जो लोग टेलीविजन पे बैठे हुए हैं उनको कोई नॉलेज नहीं है। वो ना मिडिल ईस्ट समझते हैं, ना ईरान समझते हैं, ना पाकिस्तान समझते हैं। माइक पकड़ा दो हर कोई नेता, माइक पकड़ा दो हर कोई जर्नलिस्ट। हमारे जर्नलिस्ट को की अंडरस्टैंडिंग मिडिल ईस्ट को लेकर बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि ईरान इनके सामने, मतलब ये एक बहुत बुरी चीज है। हमारी हर जर्नलिस्ट को लगता है ईरान है, इराक है, पाकिस्तान है, सब टेररिस्ट स्टेट है। कभी पूरा का पूरा स्टेट टेररिस्ट स्टेट होता ही नहीं है। ये बात की अंडरस्टैंडिंग उन लोगों को नहीं है। इसलिए सरकार ने, जो सरकार की तरफदारी ये मीडिया करती है, उसी सरकार ने इन पर बैन लगा दिया कि आप बकवास प्लीज मत करो टीवी पे। ऐसे रेटिंग में हिंदी चैनल में ऑलवेज आज तक पिछले 20 साल से नंबर 1 पे रहा है। आज देखो उनकी चैनल, देखो उनको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है मिडिल ईस्ट की, या टेलीविजन पैनल पे ऐसे लोगों को बिठाते नहीं है जिनको अंडरस्टैंडिंग है। देखो मैं और आप क्या करते हैं, हमारी जनरेशन ज्यादा यूट्यूब से न्यूज देखता है, परंतु जो पुरानी जनरेशन है, जो हमारी फादर की जनरेशन है, हमारी चाचा की जनरेशन है, वो आज भी टेलीविजन पे ज्यादा न्यूज देखते हैं। तो उन लोगों को ये बात समझाने की जरूरत है। देखो उन लोगों को भी ज्यादा नॉलेज नहीं है। कॉमन मैन को मिडिल ईस्ट के बारे में ज्यादा नॉलेज लेके करेगा क्या। वो जैसे खमेनी की एक वीडियो लिंक पे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, डाल देंगे, तो उसमें देखो पूरा इतिहास आपको जानना पड़ेगा इसके बारे में राय रखने के लिए। आज मैं इंडिया के ऊपर क्या उसकी इन्फ्लुएंस है, सिर्फ ऑयल इकोनॉमी के बारे में बात करूंगा, उससे आगे कुछ भी नहीं। दो बातें हैं। हम ईरान से बहुत ही पर्याप्त मात्रा में तेल हम मिडिल ईस्ट से ही लाते हैं। हम 85% हमारी जो तेल की सप्लाई है, पेट्रोल की सप्लाई है, एलपीजी की सप्लाई है, हम कहां से लेते हैं? मिडिल ईस्ट की कंट्रीज से लेते हैं। मिडिल ईस्ट का मतलब क्या है? ईरान है, इराक से तो अब लेते नहीं है क्योंकि वहां पे दूसरे टाइप की बिजनेस चलती है। जॉर्डन है, ओमान है, यूएई है, सऊदी अरब है, कतर है। यूएई के पास तेल की उतनी अच्छी सप्लाई पिछले 15 साल से नहीं है, वो इतना सप्लाई नहीं करते। हम प्रिडोमिनेंटली सऊदी अरब, कतर और जो ईरान है वहां से लेते हैं। एक समय था इराक से लेते थे, कुवैत से लेते थे। जब से यूएस की वहां डोमिनेशन हुआ है, हम इराक से तो नहीं खरीदते, हम डायरेक्टली यूएस से खरीदते हैं। यूएस से भी बहुत अच्छी तेल खरीदते हैं, रशिया से भी खरीदते हैं। जो अभी की स्थिति है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, हमारे पास 50 दिन की फ्यूल रिजर्व उपस्थित है। उसका ब्रेकडाउन करेंगे तो 25 डेज का क्रूड ऑयल है और 25 डेज का पेट्रोल या डीजल है हमारे पास। रशियन इंपोर्ट जो है इस समय जनवरी 2026 में 1.98 बिलियन डॉलर्स हम ले रहे हैं। ये 6 महीने में सबसे कम है। देखो फरवरी की अभी डाटा है नहीं, जनवरी की डाटा पे बात कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम यह है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जंग शुरू हो गया है, तेल तो आप ले नहीं सकते, क्योंकि आप ईरान से तेल लोगे तो यूएस को बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और सऊदी अरब की स्थिति अभी है नहीं रियाद कि आपको तेल दे सके। आप इन लोगों को पैसा बहुत है, कतर के पास, यूएई के पास, सऊदी अरब के पास, बट तेल की सप्लाई धीरे धीरे कम हो रही है उनके पास। और नंबर 2 है, सिक्योरिटी नहीं है उनकी। वो जो मिलिट्री है, जैसे जापान की मिलिट्री नहीं है, वो लोग भाड़े पे मिलिट्री लेते हैं यूएस की। एक फिगर है एरिक प्रिंस, मैं इसके बारे में कभी और बात करूंगा। तो वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ये पूरा एरिया में जो सिक्योरिटी प्रोवाइड का काम है वो यूएस मर्सिनरी या यूएस गवर्नमेंट करती है। तो अभी ईरान ने उन पर अटैक भी इसी वजह से किया, क्योंकि वो यूएस की बेस को होल्ड करते हैं, यूएस मिलिट्री टेक्नोलॉजी को होल्ड करते हैं, इसी वजह से उनके ऊपर अटैक हुई है। और एक गलतफहमी फैलाई जा रही है, ईरान इस जंग को जीत रहा है।
कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, कुछ शॉर्ट्स पे बता रहे हैं। आप इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिए कि ईरान किसी भी तरीके से इस जंग को जीत रहा है। इस समय ईरान अपने सबसे खराब स्थिति पर है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की हिजबुल्लाह हो गया, हमास हो गया, हाउथीज हो गए, ये सारे कुछ एलिमिनेट हो चुके हैं। सीरिया में पहली बार एक ऐसा व्यक्ति सत्ता पे बैठा है जो CIA की एजेंट था, अभी वहां का प्रेसिडेंट है, अल सैद। वो टेररिस्ट थे, दाढ़ी है उनकी, वो टेररिस्ट थे, वो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट में नाम था। आज वहां प्रेसिडेंट है। US के बिना सपोर्ट के तो हो ही नहीं सकता। लेबनान के ऊपर सब, मतलब ये 50 साल में ईरान सबसे वीक स्टेज पर है। बट ईरान वीकनिंग होना भारत के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की घंटी है, क्योंकि भारत शिया मेजोरिटी कंट्री होने की वजह से हमारे और ईरान के साथ एक बेहतरीन रिलेशन लंबे समय से है। बट आप शासन और सत्ता में बैठे हो ना, जियो पॉलिटिक्स कोई इजी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए दो एक पुलाव नहीं पड़ा है कि आज मैं इनकी घर की पुलाव खाऊं कि सुप्रीत की घर की पुलाव खाऊं, वो चॉइस नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी के पास ईरान वर्सेस US है। आप ईरान को आउट एंड आउट सपोर्ट करोगे इस रीजन में, और आप देख रहे हो कि उनकी एंड होना ऑलमोस्ट श्योरिटी है। उस समय आप ईरान के साथ खड़े हो जाओगे तो फिर आगे कैसे चलेगा काम? लोग कह रहे हैं, अब हमारे यहाँ इंटेलेक्ट वी आर टू मच ऑफ ए डेमोक्रेसी जैसे कहते हैं ना, हमारे लोग कह रहे हैं यार प्रधानमंत्री मोदी जी झुक गए, अब तो बहुत खत्म हो गए। अरे भाई खत्म हो गए होंगे आपके हिसाब से खत्म। जो 3 बार इलेक्शन जीत कर आता है ना, वो कोई वीक व्यक्ति नहीं हो सकता। और देश में डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस ना कोई बच्चों का खेल नहीं है, या कहीं आप घूम के आते हो और आपको लगता है ये सही है वो सही। प्रधानमंत्री ऐसे डिसीजन हपजट तरीके से ले नहीं सकते। इवन ट्रंप का भी आप बिहेवियर देख रहे हो ना, आपको सब कुछ लग रहा होगा, सबको लग रहा होगा पागल इंसान है, डिसीजन कभी भी ले नहीं। यहाँ ना एक सेट ऑफ एडवाइजर्स होते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि डिसीजन मेकिंग कैसा होगा। जंग तो कब का लड़ चुका होता, वो पागल आदमी है, बट डिसीजन तरीके से लिया गया। कब ईरान के ऊपर अटैक करेंगे तो रिजिम बदलने की चांसेस ज्यादा है। अब क्या आ रही है, गर्मी आ रही है। सर्दी में अटैक करते तो ईरान उनको रिटालिएट करता जबरदस्त। गर्मी में ईरान में बहुत गर्मी होती है, मिडिल ईस्ट में, पूरा मिडिल ईस्ट में बहुत गर्मी होती है। इस समय आप उनके ऊपर अटैक करोगे तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपका जीतने की चांस बढ़ जाता है, क्योंकि लोग परेशान रहते हैं। सर्दी इज वेरी प्लेजेंट इन तेहरान। तेहरान का कोई आपने वीडियो वगैरह देखा होगा, तो मैं भी कभी नहीं गया तेहरान, बट जो हमने तेहरान को देखा है वो बहुत ब्यूटीफुल होती है सर्दी में। सिया कंट्री है, इतनी हिंसा और इतना मर्डर्स नहीं होती है तेहरान में। तेहरान इज अ वेरी गुड सिटी इन द मिडिल ईस्ट। भारत के लोग जाते रहते हैं। और जो अभी ईरान में जो जंग हो रहा है, BBC के, न्यूयॉर्क पोस्ट के, वाशिंगटन पोस्ट के जर्नलिस्टों को ईरान गवर्नमेंट ने कमीशन किया हुआ है कि अब आइए देखिए, हमारे यहाँ कुछ भी दिक्कत नहीं है। ईरान के जिस जिस जगहों पर अटैक हो रही है वहां सिविलियन पॉपुलेशन रहता ही नहीं है। तो बहुत प्यार से जाके लोग कवर कर रहे हैं। आज तक के लोग कवर कर रहे हैं, NDTV के लोग कवर कर रहे हैं, इजराइल कवर हो रही है। भारत की जर्नलिस्टों को वेलकम है ईरान में, इजराइल में भी। तो भारत का जो जर्नलिस्ट अभी एक्चुअली कोई अक्रेडिटेड जर्नलिस्ट है ना, वो खूब घूम रहे हैं मिडिल ईस्ट और खूब मजे काट रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। दुबई पे कहां अटैक हो रही है, और यहाँ हमारे जो क्रिकेटर्स हैं बेशरम होते हैं ये लोग। वेस्ट इंडीज का क्रिकेटर रो रहे हैं, वो डारिन सामी ट्वीट कर रहे हैं, पाकिस्तान की दलाल हैं ये लोग, लिख रहे हैं कि हम यहाँ फंस गए। कौन फंसाया भाई आपको? अरे आपकी फ्लाइट जा ही नहीं सकता, और आपकी बोर्ड की औकात नहीं है कि आपको चार्टर प्लेन में ले जाए, तो कमर्शियल फ्लाइट में जाओगे। कमर्शियल फ्लाइट अभी लैंड ही नहीं हो पा रही है दुबई में ना, कैसे करोगे? और फटाक से उसको इनक्रिप्ट करेंगे और उड़ा देगा ईरान। प्रॉब्लम है। अरे आप जिंदा रहने के लिए इंडिया में रहो भाई। यार तुम्हारे बंदे आते हैं 4-4, 6-6 महीना यहाँ IPL खेलते हैं, और आज कोई दिक्कत हो गई है तो तुम चढ़ जाओगे? और ये BCCI की जिम्मेदारी थोड़ी है कि अपने पॉकेट से पैसे देके तुमको चार्टर में भेजेगा। यार तुम एक टीम हो यार, सोवरेन कंट्री हो यार, बात तो करो। चलिए वो छोड़िए। तो तेल की जो बैरन है, हम 55% जो तेल है हमारा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती है, उस पर बैन लग गई है। वो सिर्फ रशिया को अलाउ कर रहे हैं, चाइना को अलाउ कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम हो जाती
क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ सकती थी, तेल की रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाता, परंतु आप 1.5 साल से तेल की रेट नहीं बढ़ा है। आप अच्छे से देखोगे, सरकार को गालियां देना तो सबकी हक है, भारत में दिया जाता है, परंतु नरेंद्र मोदी ने इंश्योर किया है कि तेल की रेट ना बढ़े। अब दूसरी चीज ये है, परसों यूएस ने हमें अलाउ कर दिया, अलाउ क्या करेंगे, हमारे ऊपर वेवर लगाया कि आप पे हम कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे, आपने तेल खरीदना है तो रशिया से खरीद सकते हो। तो जो हम 15% तेल रशिया से लाते थे, अब हम 60-65% तेल ले आएंगे, तो हमें कोई कमी नहीं होगी पेट्रोलियम की। नहीं तो इस जंग से पेट्रोल की रेट ऑटोमेटिकली बढ़ सकता था। और लोग कह रहे हैं मार्केट सेंटिमेंट की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो सेंटिमेंट पे डिपेंड करेगा। मार्केट गिर नहीं रही है इस समय, बढ़िया 2 दिन गिरी थी, वो चलता ही है। आप नॉर्मल होली के बाद की मार्केट अच्छी रहेगी, इन्वेस्ट करिए, बहुत अच्छा खासा इन्वेस्ट करिए, बट तेल पे अभी इन्वेस्ट करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि लगातार ईरान की जो अटैक्स हो रही है। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये जंग जल्दी खत्म हो जाएगी तो अच्छी बात है, बट ये जल्दी खत्म होती नहीं दिख रहा है, क्योंकि 50 साल से ये भी इसी जंग की तैयारी में ईरान बैठा है। तो तेल की जो 25 to 40 डेज हम रशिया की डिलीवरी टिपिकली हमें 25 to 40 डेज लगती है। ये अभी ऑर्डर देंगे तो इनको 1 महीना लगेगा तेल हमें मिलने में, और हमारे पास 25 से 50 दिन की तेल की सप्लाई अभी है। तो आप मतलब रशिया से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि इसको स्पीड अप करे कि 25 दिन के अंदर उनकी तेल आ जाए, नहीं तो इन्फ्लेशन हो सकती है। बट ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि 14 दिन के अंदर जंग भी खत्म हो सकती है। आज के टाइम में आप मान के चलो 50 डेज की तेल, क्रूड ऑयल और पेट्रोल मिलके है। और नितिन गडकरी जी तो कल डांस परफॉर्मेंस किए हैं, उनको लग रहा है इथेनॉल पेल दूंगा, इसमें चल रहा है, वो मीम्स चल रही है। तो सरकार के पास ऑप्शंस बहुत हैं इस समय, बट पॉइंट यही है, 15 दिन, नेक्स्ट 15 दिन में मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मान के चलो नॉर्थ इंडिया में गर्मी आ गई है, साउथ और ईस्टर्न इंडिया में ऑलरेडी गर्मी है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, क्योंकि मूवमेंट्स है, आपको इलेक्ट्रिसिटी की डिस्पैच में भी प्रॉब्लम्स होती है। तो आप जो भी है, अगले 7 से 8 दिन के अंदर आपको सप्लाई चाहिए, एटलीस्ट 30 डे की रिजर्व चाहिए आपको। वो मुझे लगता है इजीली हो जाएगा इफ द वार स्टॉप्स। और 2-4 इंटरनल खबर यही है कि अभी एक लंबी बातचीत करने की कोशिश हो रही है यूएस के तरफ से। यूएस की जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्शियो रूबियो, वो वहां के हैं, मेक्सिको के हैं मूल के, वो सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, जो हेनरी किसेंजर एक समय पे होते थे, द ग्रेटेस्ट डिप्लोमेट बोला जाता है उनको। आज के हेनरी किसेंजर के बाद रूबियो सबसे ज्यादा पावरफुल सिक्योरिटी ऑफिशियल व्हाइट हाउस में है, एंड ही इज ए प्रो इंडिया वॉइस। दूसरे जेडी वेंस जो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और उनकी वाइफ उषा वेंस आंध्र प्रदेश से हैं। देखो ये 2-4 चीजें देखो पॉजिटिव होती है, बट इस सरकार में एक चीज दिख रही है कि जो इंडियन मूल के लोग हैं, कैश पटेल जो एफबीआई की चीफ हैं, वो इंडियन मूल के हैं। हद ही हो गई है, हमारे लिए कोई बोलता ही नहीं है वाशिंगटन में यार। मतलब हमारे मुल्क के इतने लोग हैं, सुंदर पिचाई हैं, शांतनु नारायणन हैं, सत्य नाडेला हैं, बहुत सारे लोग हैं, बॉबी जिंदल हैं, बट नोबडी इज स्पीकिंग अबाउट अस यार। बहुत एक दुखद बात है। बट मुझे ऐसा लगता है कि विद इन द पैरामीटर ऑफ सेफ्टी इंडिया इज प्लेस्ड वेल। इस तरीके की कोई प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम्स तो नहीं होगी। प्लीज उनकी वार के बारे में जो इंफॉर्मेशन हैं उनको थोड़ा सा चेक करिए, रियलाइज करिए। भारत में एक बुरी एक आदत पड़ गई है मीडिया को, हर चीज को बहुत चढ़ा के दिखाने का, वो थोड़ा खत्म होना चाहिए। मीडिया में मैच्योरिटी आनी चाहिए। सबसे राइट विंग मीडिया अमेरिका का भी हमें एक्चुअली अमेरिका से सीखना चाहिए। मीडिया जो है एक मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। खामोखा अनाप शनाप लोगों के मन में पेल देना, ये सब गलत बात है, करना नहीं चाहिए। एनीवे, अगले वीडियो पे मिलते हैं। नमस्कार।